Recording in progress. चलो ठीक है, जैसे चैप्टर इंडिकेट कर रहा है, चैप्टर की हेडिंग क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ की बात करेंगे हम। हेल्दी होना इज हेल्दी, इट इज नॉट रिलेटेड कि कोई डिजीज हो। मतलब यहाँ पे आपको ह्यूमन डिजीज के टाइम भी फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट डेफिनेशन यही है कि दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। इसमें मेंटल हेल्थ भी आती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ब्रॉडर रेंज, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीजों को भी देखना है कि वो डिस्टर्ब हुई, जैसे फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कुछ है, स्पर्म के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, कंसीव करने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब भी कहाँ पे आ जाएंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाएंगे। लेकिन आप किसी मेंटल कंडीशन की बात करते हो, किसी कपल को मेंटली दे आर मतलब अभी प्रिपेयर नहीं है फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फैमिली प्लानिंग, वो उनका अपना प्लान चल रहा है, लेकिन उनको कंडीशनल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस दिया गया है कि हाँ बेटा पोता पोती खिलाना है, ठीक है, तो दादी नानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो अपनी चीजें छोड़ के करें। तो ये सब पूरा एक ब्रॉडर एरिया, ठीक है। फिर इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव दोनों आ जाता है, मतलब मदर का हेल्थ कैसा है वो भी इसमें आएगा, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी बेबी का हेल्थ कैसा है, मदर के कैसे केयर होना चाहिए वो भी इसमें आएगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो भी इसमें आएगी, प्रिकॉशन वो भी इसमें आएगा, प्रेगनेंसी की प्रिकॉशन वो भी इस चैप्टर में आएगी। तो पूरा एक ब्रॉडर रेंज है इस चैप्टर में बेटा, जिसको आपको देखना। आई होप कि सबने फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा तो रीड किया होगा अभी बैठे हुए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो जनरल आपको इतना आइडिया है कि जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हो और आप गायनेकोलॉजिस्ट की बात करते हो, तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आता है, सेट होता है कि फीमेल, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रेगनेंसी मतलब फीमेल, जबकि उसमें पार्ट है, उसमें मेल का भी पार्ट है, उसमें आना चाहिए। लेकिन एक हमारा सोशल टैबू जो बना हुआ है दैट इज रिलेटेड टू यहाँ पे कुछ तो कुछ फीमेल से प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स में ही होती है, क्योंकि आपने देखा कि पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेजर पोर्शन जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वाला है वो तो फीमेल बॉडी में हो रहा है। ऑर्गन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी फीमेल बॉडी में है, हार्मोनल सिस्टम कॉम्प्लेक्स फीमेल बॉडी का है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है वहां पे ही डिस्ट्रप्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए फीमेल के केसेस ज्यादा। ओके, तो इसमें हमें कुछ इस चैप्टर को पढ़ते वक्त फीमेल की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे एक जनरल बात करें कि इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं हो रही मतलब इनफर्टिलिटी है। ओके, एंड रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई कपल रिप्रोड्यूस फर्टिलिटी को शो नहीं कर रहा है तो हम उसको नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो डाल नहीं देंगे कि वो नॉन लिविंग हो गया। दैट्स व्हाई लिविंग वर्ड का आपका एक क्वेश्चन है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग वाले प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है जिसमें परसेंटेज बेसिस पे डिवाइड किया हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि मेल वाला परसेंटेज कितना है, 35, मतलब इनफर्टिलिटी है ऑब्वियसली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो इंडिविजुअल दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो मेल और फीमेल की जब आप बात कर रहे हो तो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो गए। अब टोटल इनफर्टिलिटी जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 35 केसेस में 35 मतलब 100 पे ले लें हम, तो 100 में 35 केसेस में मेल इनफर्टिलिटी की वजह से पूरा कपल इनफर्टाइल है। ओके, ये कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें। तब पूरा उन दोनों एक ऐसे बोलेंगे ना कि हाँ इस कपल को बेबी नहीं हुआ, नॉर्मल हम ऐसे ही बात करेंगे। ओके, फीमेल को तो दोष दिया जाता तो, लेकिन इस कपल को बेबी नहीं हो रहा है, ये पहला पॉइंट रहेगा। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनके बच्चा नहीं होने वाला, दूसरी शादी करा लो या कुछ और। तो वॉट एवर, अब उसी को हम परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं कि 100 में 35 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मेल स्टेरिलिटी रिपोर्टेड हो सकती है, मेल पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें, और ये अच्छा खासा परसेंटेज है। लेकिन इस पे अपने सोशल समाज का ध्यान बहुत कम जाता है। फिर हम बात करते हैं आइडियोपैथिक, मतलब किसी आइडियोलॉजी की वजह से, किसी करियर ओरिएंटेशन या किसी वजह से वहां पे इनफर्टिलिटी
दिख रही है लेकिन हो ना, ऐसा भी हो सकता है, या किसी मेडिसिनल वजह से भी आ सकता है, उसको भी अपन इसके अंदर ही ले आते हैं। फिर ट्यूबल पैथोलॉजी, जो ट्यूबल सिस्टम है, और बेसिकली ये किसका है, फीमेल वाला, मतलब फेलोपियन ट्यूब वाला, ठीक है। मेल में भी है, डक्टस सिस्टम है पूरा, तो मेल का तो यहीं पे आ जाएगा 35% में। फीमेल फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ फाइन ट्यूब। एक फाइन ट्यूब है जिसके अंदर कई सारे स्टेप्स चल रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन भी चल रहा है, वहां पे जाइगोटिक क्लीवेज भी स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो रहा है, एंड मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो वो भी स्टार्ट है। फेलोपियन ट्यूब का सिलियरी मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए। फिर स्पर्म जो आया था उसके लिए भी वो पाथ की तरह वर्क कर रहा था, देयर इज माइट बी चांसेस कि उसी छोटे वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो। तो 35% केसेस जो रिपोर्टेड होते हैं वो मेनली फीमेल में फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड रिपोर्टेड है। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। फिर 5% समथिंग रिलेटेड टू सर्वाइकल, सर्विक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल आ गया, ऑब्वियसली फीमेल की बात हो रही है यहाँ। ओवुलेटरी, ओवरी में, ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ओवुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एग के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो दैट इज कम अंडर द ओवुलेटरी, मतलब 15%। इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी इसी के अंदर आ जाए। ये चार्ट क्लियर है, कुछ आइडिया लग रहा है तुम लोगों को। आइडियोपैथिक में एक ब्रॉडर रेंज है कि देयर इज सर्टेन रीजन, लाइक कि वो किसी आइडिया बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ उनकी पर्सनल फैमिली प्लानिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो पर्सनल, तो वो दिखता है कि हाँ दिस इज द इनफर्टिलिटी, बट वहां पे नहीं है। फिर आइडियोपैथिक में अगर तुम मेडिकल टर्म से कि इनफर्टिलिटी ही है, तो दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकेशन, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे इफ सर्टेन मेल इज डायबिटिक, डायबिटिक मेल की स्टेरिलिटी के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म काउंट उनके डिक्रीज हो जाते, तो दैट इज कम्स अंडर द आइडियोपैथिक, मतलब किसी ड्रग की वजह से, किसी ट्रीटमेंट की वजह से वहां पे इनफर्टिलिटी रिपोर्टेड हो, तो इसको केस स्टडी में ये निकल के आता है। फीमेल थायराइड होती है तो उनके केसेस में ये रिपोर्टेड हो, थायराइड फीमेल को रिपोर्ट। पीसीओडी और डायबिटिक खतरनाक कॉम्बिनेशन, फीमेल के कंसीव करने के चांस बहुत कम है। पहले इनके ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद 6 मंथ का जनरली एक गैप होना चाहिए, ताकि वो ठीक होने के बाद भी अपने हेल्थ को मेंटेन करे, और उसके बाद फिर वो कंसीव के लिए ट्राई करे। उस पर बात करेंगे हम, जैसे आईवीएफ, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, सारी टेक्निक। अब देखो पहले हम चलो थोड़ा सा जनरली बात कर लेते हैं कि अब हम कह रहे हैं कि वो फर्टाइल, ये कपल इनफर्टाइल, ठीक है, इनफर्टाइल के केसेस भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको चार्ट में, तो इसमें अलग अलग केसेस में है। सपोज ओवुलेशन उसका प्रॉपर है, मतलब ओवम का फॉर्मेशन सही चल रहा है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी सही चल रहा है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो इनविट्रो चलो जाओ, दोनों अपना एग डोनेट का, मतलब एग और स्पर्म को डोनेट कर देंगे, वो लेबोरेटरी में उससे जाइगोट बनेगा, लेबोरेटरी में उसमें एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो में अब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर से यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, दिस इज द इम्प्लांटेशन। ओके, स्पर्म में प्रॉब्लम है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो सबसे भयंकर कंडीशन है, जो सबसे भयंकर इग्नोर है अपने अपने सोशल समाज में। स्पर्म वाला तो पूरी तरीके से, एक तरीके से इग्नोर है, उसमें तो पूरी तहलका मच जाएगा, अगर वो रिपोर्ट आया तो ना कोई घर में बताने वाला है ना कुछ करने वाला है, ऐसा अपना सोशल समाज, ठीक है। तो स्पर्म वाले केस का कोई इलाज नहीं है, ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि स्पर्म को जो इतना ट्रैवल करना है वो सारी चीजें बताएं। स्पर्म नंबर में काउंट है, हेल्दी है, नंबर में काउंट है, तो अब वो स्पर्म डोनेट कर दे और उसके बाद वो बाई चांस फिनोमेना पे जाएगा कि एग से वो फ्यूज कर जाए, क्योंकि फ्यूजन के लिए एक ही स्पर्म चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, ओके, तो वो हो सकता है। लेकिन स्पर्म के हेड फॉर्मेशन, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओके। फिर आ जाता है तुम्हारा कि ओवम एग नहीं बन रहा है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओवुलेशन इंडक्शन कराया जैसा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसका ट्रीटमेंट है,
ओवुलेट कराने का ट्रीटमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट देके ओवुलेट कराया जा सकता है, ड्रग्स को देके, मेडिसिन को देके। एग का फॉर्मेशन मतलब फॉलिकल प्रेजेंट है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी प्रॉपर, तो उसको भी ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। 3 to 4 मंथ, 6 मंथ के अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। ओके, फिर आ जाता है कि यूट्रस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। एग बन रहा है, स्पर्म भी सही बन रहा है, कपल के बीच में स्पर्म भी सही है, एग भी है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन यूट्रस वीक है, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें सैरोगेसी करना पड़ता है। आप एग दो, स्पर्म दो, फ्यूज कराओ और उसके बाद उसको ट्रांसफर करा दो दूसरे मदर में, दूसरी फीमेल में कर। जैसे अभी वो मिनी भी आई थी ना, उसमें सैरोगेसी पे दिखाया, तो अभी ट्रेंड उसका भी चल रहा है, उसके लिए फीमेल वही उसमें जैसे सर्च करते हुए दिखाया, मतलब हेल्दी होनी चाहिए, ठीक, सैरोगेसी करने लायक होना चाहिए, एज होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या होगा कि यूट्रस प्रॉपर, क्लियर है। तो इसमें आपको एक रेंज दिख रहा है कि बहुत सारा रेंज फीमेल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये तो कॉमन हो जाएगा, आइडियोपैथिक में दोनों आ सकते, ठीक है, दोनों की मेडिकल कंडीशन, इसको तुम आप इसी से ध्यान रखो, इसको तुम मेनली ड्रग्स से रिलेटेड है। अल्कोहल एब्यूसेस की वजह से हो रहा है, तो भी यहाँ पे हो सकता है कोई बहुत लॉन्ग चेन स्मोकर है भैया, पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी है, वो भी यहाँ से होगा। ओके, मतलब किसी केमिकल से रिलेटेड इनफर्टिलिटी इंड्यूस हुई है, दिस इज जेनेटिक्स, वो मेल की जेनेटिक्स है, ये फीमेल की जेनेटिक्स है। ये एक्सीडेंटल हो सकता है, या फेलोपियन ट्यूब का साइज और ऑब्स्ट्रक्शन कोई हो, तो वो हो सकता है, जीन इंडक्शन से हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। ओके, बट ये सब आपका ये मेनली ऐसा है कि एक्वायर्ड है, आफ्टर बर्थ आपकी हैबिट की वजह से या सप्लीमेंट की वजह से एक्वायर्ड हुआ उसमें, ठीक है। तो एक आपको रेंज समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आपको जो समझना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द फीमेल, ये तो समझ में आ गया, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द कपल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बेबी। तो इसमें फिटल ग्रोथ, फिटल डेवलपमेंट भी पोर्शन आता है। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इसने डिवाइड कर दिया एंटीनेटल केयर में, मतलब बिफोर बर्थ, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर बर्थ, एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी वाला टाइम, ये प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी में पता है हमें मदर की बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, होनी चाहिए। तो ऑब्स्टेरिक केयर मतलब ऑब्स्ट्रेशन वाला सारा, डिलीवरी वाला, उस टाइम केयर होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए। ये सब रिलेटेड किससे कि मोर्टेलिटी रेट कम, जो पहले इनिशियल प्रॉब्लम थी कि नंबर, फीमेल बॉडी ऐसी वीक नहीं होती, ठीक है। आज की लड़कियां या आज की हम कह ले वोमेन बॉडी के, अब इसको तुम लोग अदरवाइज मत लेना, बॉडी के अकॉर्डिंग मैं खुद उसी में आती हूँ कि बॉडी के अकॉर्डिंग वो वीक होती है, ठीक है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो डाउन है। पहले की लेडीज प्रेग्नेंट है, उसी में वो आटा चक्की भी चला देंगी, दौड़ धूप के काम भी कर लेंगे, मार्केट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाता था और डिलीवरी भी हो जाती थी। आज की लेडीज को, और ये केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, तो मैं इसको निगेटिव नहीं लेती हूँ, बट ये इस तरीके का फिजियोलॉजी बॉडी का चेंज हो गया है कि दे आर इवन एक प्रेगनेंसी, दो प्रेगनेंसी, इतना होना भी ऐसे ही चाहिए। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ से भी रिलेटेड आएगा इस चैप्टर में, तो होना भी वही चाहिए कि 1 बेबी 2 बेबी। बट उसमें मेन कॉज क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ चुके हैं आज के केसेस में, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है। तो फीमेल एक तरीके से कहें कि नाजुक हो चुकी, ठीक है, नाजुक मेंटली नहीं है लेकिन फिजिकली थोड़ा नाजुक है, और उनकी केयर बहुत नीडेड है। दैट्स वाई उनको अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, अभी तो ऐसे इतने जैसे सिटी साइड में देखोगे तो कपल ऑलरेडी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो समझते हैं, वो इवन प्लानिंग कैसे करनी है ये भी वो डॉक्टर के कंसिडर, मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी वो डॉक्टर के कंसिडर में या उनसे बात करके भी प्लान करते हैं। बहुत सी चीजें आ रही है, जैसे चिप वाली बात मैंने बताई थी ना, डीएनए चिप, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा असेंबल बच्चा है, ठीक है, वो कपल गया बोला कि हमें सचिन जैसे ये जीन चाहिए, महेंद्र धोनी जैसा ये जीन चाहिए, ठीक है, अब्दुल कलाम सर का ये जीन चाहिए, तो वो डॉक्टर ऐसे करेंगे कि बेबी को असेंबल करेंगे, एंड दिस इज पॉसिबल। आगे आने वाले 100 सालों में ये पॉसिबल हो जाए, जब जीन थेरेपी जैसे
जैसे जीन पे सक्सेस हो गया ना, जो बायोटेक वाले बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले लोग जो तबाही मचा रहे हैं, उसमें यही हो रहा है। अगर हम लोग ये अचीवमेंट कर लेंगे कि जैसे एक तुम्हें मजेदार चीज बताते हैं कि बच्चे कोई चीज नहीं खा रहे हैं और दूध की चीजें उनको देनी है, तो जस्ट दूध की क्वालिटी को आप आइसोलेट करो और जो वो खा रहे हैं चाउमीन में वो डाल दो, ठीक है, चाउमीन में डाल दो, बच्चा चाउमीन खा रहा है, इंग्रेडिएंट ही तो जाना था उसके पेट में, वो चला जाएगा। इसी तरीके की एक रिसर्च हो रही है कि ह्यूमन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाए, तो कुछ नहीं, आपको टिफिन लेने की नीड ही नहीं है, जस्ट आप आधा एक घंटा धूप में दौड़ लगा लो, बन गया ग्लूकोज, आ गया बॉडी में। तो इस तरीके के हंसने के, ये रिसर्च चल रही है बेटा, और ये सब जीन बेसिस पे रिसर्च है। क्या काले हो जाएंगे तो उसके लिए भी क्रीम आ जाएगी। चलो ठीक है, अभी आ जाओ आप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 99% रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड है ड्यूरिंग द जब वो पूरा प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में और ऑपरेशन के टाइम, इस तरीके का पूरा एक केयर रहना चाहिए। अब ये एक इमेज दिख रहा है, अगर आप इस तरीके से एंटीनेटल केयर करते हो तो 97% चांसेस है कि बच्चा हेल्दी होगा, ठीक है। इवन आजकल कुछ ऐसे मेडिसिन भी पता है बेटा कि जिन मेडिसिन को लेने से ये कहा जाता है कि ये बेबी बहुत दिमाग वाला पैदा हो, ऐसा भी है, ट्रस्ट में, ये भी नोन है, अब तुम लोग ढूंढने मत लगे, ठीक है। तो इसको सर्च करने की नीड नहीं है और वो हर केस में वर्क नहीं करते, लेकिन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स जो कहा जाता है कि अगर मदर को दिया जाए तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फिटर डेवलपमेंट, उसका आईक्यू वैल्यू बढ़ा रहेगा, फिटस की ग्रोथ अच्छी होगी, ये चीजें। जैसे जस्ट सपोज कि कुछ ऐसे ये कैसे आया, ये रैंडम रिसर्च में पाया गया था, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है, जैसे ये क्लैक्सन वाला मैंने ट्रीटमेंट तुमने बताया ना, ऐसे भी ट्रीटमेंट जिन मदर को दिया गया है तो वो एक स्टैटिक्स निकाली जाती, उस ट्रीटमेंट से रिजल्टेंट जो बेबी हुए हैं वो आईक्यू वैल्यू उनकी ज्यादा बढ़ी, तो ये मान लिया गया कि इस ड्रग में कुछ ऐसा है जो ब्रेन के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर रहा है। अब आपने कोई चीज लिया, आप तो एक डायरेक्शन की स्टडी कर चुके थे, 2 डायरेक्शन हो सकता है, 3 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन स्टडी हुआ होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज चांसेस कि जब वो एक्चुअल में वर्क कर रहा होगा तो उसका कोई 11 डायरेक्शन भी निकल के आया। तो रिपीटेड जब आप केस स्टडी करते हो और आपको एक लेवल के रेंज में जो आपने परसेंटेज बेसिस दिया, अगर आपको 10 में 8% में वैसा केस रिपोर्टेड हो रहा है तो आप उसका वो 11th पॉइंट दे देते हो कि इस ड्रग से लेने से ये तो हो ही रहा था, लेकिन ये भी केसेस कुछ केसेस में रिपोर्टेड हो रहे हैं। ओके बेटा, तो ऐसे भी ड्रग्स है, तो केयर अगर हुआ है तो देयर इज 97% चांसेस कि रिचेस्ट बेबी होगा। और नॉर्मल 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, अगर मदर को केयर नहीं मिली है, ठीक है, उसको राम भरोसे छोड़ दिया गया है, वो क्या खाने के नाम पे खा रही है नहीं पता, उससे काम में भी है, ठीक है, कई सारे मजदूर हैं, उनके भी बाई प्रेगनेंसी तो हर जगह हो रही है, तो देयर माइट बी चांसेस, 86% चांसेस हाई है कि वो बेबी किसी न किसी डिजीज के साथ, वीक इम्यून सिस्टम से वीक, इस तरीके का बेबी डेवलप होगा। ओके, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है कि आप लॉजिकली, अब तो बर्थ सर्टिफिकेट आने लगे, हम लोग का कोई बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी ना, हमारे पापा लोग को तो पता भी नहीं कि उनका बर्थडे कब है, नहीं पता होता था, लोग अंदाजे लगाते थे। मैंने अपने पापा के बर्थ डेट अंदाजे निकाली थी, दादी से पूरा कैलकुलेशन करके, अच्छा खिचड़ी था, खिचड़ी के दिन हुए थे तो पता चल गया 14 जनवरी है, फिक्स कर दिया मैंने पापा का बर्थडे, पापा आपका बर्थडे 14 जनवरी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पता होता, लेकिन अभी क्या है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो रहा है, आपके नोन में कोई डेथ है तो उसको भी रजिस्टर कराना चाहिए, कोई बर्थ हुआ है, कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है तो वो भी रजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर एक आती है इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम मेल्स के साइड से, जो टर्म ये डायरेक्ट बेटा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस एंड इनफर्टिलिटी। इम्पोर्टेंस इज नॉट द इनफर्टिलिटी, दोनों में डिफरेंस है। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि एजेकुलेशन में प्रॉब्लम आया, मेल को फीमेल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम, तो दैट इज इम्पोर्टेंस, दैट इज नॉट रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, उसका स्पर्म हेल्दी हो सकता है, तो इस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ये इतना ध्यान रखें। ओके, स्पर्म हेल्दी है, प्रॉब्लम उसके पेनाइल इरेक्शन में, मेल के पेनाइल इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो ड्यूरिंग एजैकुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसके स्पर्म हेल्दी है तो इसका भी ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉट इनफर्टिलिटी। ओके बच्चों, तो 2 टर्म ये याद रखें।
ये हो गया। अब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods take up to achieve it? Let us explain this. जैसे मैंने एक पूरा तुम्हें ब्रॉडर रेंज बता दिया। अब इनफर्टिलिटी इज अ डिजीज कंडीशन हमने ले लिया कि वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन फर्टाइल है, लेकिन बेबी नहीं चाहिए, हर टाइम तो कोई प्रोडक्शन नहीं करता रहेगा, मशीन थोड़ी ना है, तो उस ड्यूरेशन में भी पूरा है। तो एक पूरा चैप्टर का रेंज तुम्हारा जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन में। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स रिप्रोडक्टिव एज में रिप्रोडक्शन नहीं करना, तो इसके लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स आएंगे वो सभी कहाँ पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आपको एथिकल वैल्यू सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिख रहा है आपको कहानी, बड़ी फैमिली है तो ऑलवेज वहां पे मेंटेनेंस की, सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी। सारे बच्चों को इक्विवेलेंट सप्लाई देना, ग्रोथ करना, जैसे एक नॉर्मल से चलता है, ठीक है, कि दो भी बच्चे हैं तो बहुत जगह ये टेंडेंसी है कि लड़की को नहीं पढ़ाना, अगर फाइनेंशियल उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले वो लड़कियों को पढ़ाना बंद करेंगे कि इसको तो ससुराल जाना है, घर का काम सीखेगी, लड़का जाएगा पढ़ने। ठीक है, ये एक जनरल बात करें, ऐसे कुछ नहीं समझना कि हम लड़कों के अगेंस्ट में हैं, ठीक है, कि मैम तो बस लड़की लड़की करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेनली यही होता है कि समाज में थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग है अपना समाज, और जो फिटिसाइड का केस होता है, मतलब कि भ्रूण हत्या वाली जो बात होती है, वो भी फीमेल के केस में होता है। कोई कपल ऐसा नहीं कि मेल डिटेक्ट हो गया तो चला जाए फिटिसाइड करा, ठीक। किसी का कहीं कभी ये केस रिपोर्टेड नहीं हुआ होगा कि मेल जेंडर को पकड़ने के लिए कि अभी हमें और बेटा नहीं चाहिए, किसी की मदर के अंदर या ना फैमिली के अंदर आएगा, भले ही उनके 4 बेटे हो। ये जरूर होता है कि उनको बेटी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा कि बेटा है तो वो उसका फिटिसाइड करा। दैट इज नॉट अ सिंगल केस रिपोर्टेड, आई थिंक वो होता ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसका मेन रीजन क्या है, यही कि लड़कियों को दूसरे घर जाना है, उनके शादी में पैसा लगना, और भगवान जाने कितना पैसा लगना है, लड़कियां खुद इतना थोड़ा सा पढ़ा लिखा दो उनको तो वो खुद अपने शादी का खर्चा क्या लड़का तक ढूंढ के ले आए, ठीक। कोई दिक्कत ही नहीं आजकल, तो सब सेट, सब चीजें सही रहती है, लड़का शादी सब, वो कोई टेंशन ही नहीं है। आपको जो पता नहीं है कि 25 साल बाद क्या होने वाला है, उसकी वजह से आप मार दे रहे हो बच्चे को, दैट इज द वेरी लाइक ये क्राइम है अपने अपने कंट्री में, दिस इज क्राइम। ओके, तो अब यहाँ पे दिख रहा है भाई कोई कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह यूज नहीं हो रहा है, बस फैमिली प्रोडक्शन चल रहा है, तो कई सारे बच्चे इनके दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास खाने को सही नहीं है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, कोई एजुकेशन सिस्टम को नहीं देख रहा है। यहाँ पे दिख रही है छोटी सी फैमिली, बढ़िया पढ़ाई लिखाई सब सेट दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये है आपके क्वेश्चन, आपको जान के आश्चर्य होगा, और मुझे भी हुआ था जब मैंने पहली बार बात जानी थी कि सबसे पहले ये जो प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, दैट इज जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बढ़िया इस पे फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ बाल विवाह प्रथा थी जो आज भी है, टेक्निकली वो भी इलीगल है, लेकिन फिर भी है, मेरे सामने हुई है शादी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं गांव में गई हूँ और उस लड़की की शादी होने वाली है, और 4 दिन पहले उसके साथ खेल रही थी, तो मैं जब गई ऐसे, तब मैं भी छोटी थी, आई थिंक 6 क्लास की ये बात होगी, मैं रोने लगी, मैं बोली वहां गुड्डा गुड़िया की शादी हो रही है, मैं पापा आके एकदम पापा के पास रोने लगी, वो खेल नहीं रही है, हमें खाना खाने जाना था, वो तो वहां तैयार होके बैठी है, मैं इस तरीके से पूरा रोने लगी, पापा मुझे उसकी शादी हुई बेटे एकदम परेशान नहीं। तो मुझे तब तक, हमें छह छह क्लास 6 में पढ़ने वाले लड़के और हम लोग इतना नहीं, मतलब समझ लो कि इतना नहीं अवेयर थे, हमें पढ़ाई लिखाई और चीजें जितनी मम्मी पापा सिखा रहे हैं उतनी पता है, तो हमें नहीं पता है कि समाज में क्या चल रहा है, इस तरीके का अवेयरनेस नहीं था। तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग इवेंट था, मैं उसी लड़की को ढूंढ रही हूँ और एकदम फिल्मी स्टाइल में वो मुझे वहां पे दुल्हन बनी हुई दिखती है, ठीक है, तो मैं कही ये तो मेरी दोस्त है, ये क्या हो रहा है, ये शादी क्यों हो रही है। मैं वहां से गई रोने, और मैं पापा के बहुत क्लोज थी, मैं गई पापा से दुनिया भर के क्वेश्चन, दुनिया भर का रोना धोना चल रहा है, सांस उखड़ने लगी, खाना नहीं खा रही हूँ, सब कुछ हुआ था उस दिन, मुझे आज भी याद। तो अपने यहाँ तो अभी भी है, गांव साइड में हरियाणा फेमस है बाल विवाह के लिए, तो बाल विवाह हमारे यहाँ ज्यादा चलता था। और बाल विवाह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो होता है कि शादी कर, एक होता है शादी करके विदा भी कर। बहुत सारे बाल विवाह ऐसे हैं जहाँ शादी कर दिया जाता है लेकिन 18 इयर्स का होने के बाद ही विदा किया जाता है, बेटी को विदा नहीं कर, जब शादी हो गई
तुम अपने घर मैं अपने घर और फिर वो ग्रोथ, तो दैट इज फिर भी ठीक है कि वो ठीक है। लेकिन जिसमें विदा हो गए, अब वो एज उसकी कम है, ऑब्वियसली वहां पे गई तो वो तो गुड्डे गुड़िया से खेलने की उम्र में थी, उसकी शादी हो गई तो वहां पे उस पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन ऑब्वियसली होगा, फैमिली प्रेशर ऑब्वियसली होगा, घर के काम एकाएक उसको करने ही है, बहुरानी आई है बेटा, ठीक है। तो ये सब के केसेस अपने आप बहुत ज्यादा थे, इसलिए 1951 में, और ये कहानी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, एक एक्ट आया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब दिया गया था, और 1952 इसका ईयर है जब ये अप्लाई हो अप्लीकेबल हुआ, तो दोनों ईयर आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर 1961 से 66 में इसका एक और फ्लो चार्ट है, ठीक है। इस केस में आप देखोगे आपको ये पूरा फ्लो दिख रहा है कि इंडिया में कैसे वर्क हुआ है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च 1976, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, पॉपुलेशन ऑब्वियसली आपको पता है चाइना के बाद अपन सेकंड नंबर पे हैं, तो पॉपुलेशन प्रोग्राम, पॉपुलेशन ज्यादा है तो इकोनॉमिक डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए उन्होंने चाइल्ड वाली पॉलिसी भी लाई, पॉपुलेशन पॉलिसी आई, चाइल्ड पॉलिसी अभी भी अपने यहाँ इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि उसको फॉलो ही करना, आपको पता होगा आपके इर्द गिर्द भी तीन चार बच्चे वाली फैमिली दिखेगी, क्योंकि अपने यहाँ भी वो लीगल ऐसे बैन नहीं है, लेकिन चाइना में दिस इज बैन, टोटली बैन, ओके। और चाइना और फॉरेन कंट्री ऐसे सोचती नहीं है, वो सीधे ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी करके काम खत्म, उनके यहाँ सर्जिकल ऑपरेशन भी है। हाँ कुछ सुना था पॉपुलेशन बढ़ाने के, और जापान में भी ऑलरेडी ऐसे रूल है, वहां पे तो वहां पे जापान की कैसे ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको बच्चे पैदा होने पे उनको सुविधाएं मिलती है कि नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ाए, तो फिर एक कंट्री और है ऐसी, वहां पे तो जाके सेट होने के लिए भी पैसे मिलते, तुम आओ यहाँ पे सेट हो जाओ, बिजनेस करो, फैमिली बनाओ, उसके लिए वो पैसे देते, भूल रही कंट्री का नाम, तो अलग अलग जगह क्या है। खैर अपने यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी जस्ट बिकॉज ऑफ, सुनो ध्यान से, अपने यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी फिटल डेथ रिपोर्टेड होती थी, बहुत सारी फीमेल डेथ रिपोर्टेड, मतलब मैटरनल डेथ रिपोर्टेड होती थी, इसलिए ये सारे एक्ट आने स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट नेशनल हेल्थी पॉलिसी एंड 1994 या इंडिया साइंड द प्लान ऑफ एक्शन एट आईसीपीडी, और ये सब जब जब आए ना बेटा तो सोशल अवेयरनेस चलती रही है, तो आप एकदम रेगुलर देखो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्ट आते गए हैं जिससे इम्पोर्टेंट एक इम्प्लीमेंटेशन सोशल लेवल पे करते गए, ओके। जैसे 1974 वाला भी इम्पोर्टेंट है, 1969 और 70 फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अंडर पीएससी ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्ट पार्टम प्रोग्राम, ओके। इसमें वही कि पूरा वहां पे कैसे डेवलपमेंट को मेंटेन करना है, डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया। मेडिसिनल टर्मिनेशन, दिस इज अगेन योर फेवरेट पॉइंट, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है और आपको याद रखना है। इसमें आपकी एक, चलो मैं नाम नहीं लेती हूँ, आपके एक सीनियर है, उसने मेरे को कम से कम 4-5 बार इस पे डाउट क्लियर करे, क्यों? क्योंकि एबॉर्शन इलीगल है, एबॉर्शन मतलब फीटल सेक्स को डिटर्मिनेशन कराना, फीटिसाइड कराना, दैट इज इलीगल, बट इसके भी एक्सेप्शन है बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज लीगल, इसका एग्जाम्पल भी मैंने उसको समझाया, लेकिन वो बार बार इससे जो क्वेश्चन आ रहा था, जब जब आया तब तब उसने पूछा एबॉर्शन तो इलीगल है ना आपने, तो मैं ये भी तो बता रही हूँ बेटा, एबॉर्शन किस किस केस में लीगल है, अनवांटेड है, ठीक है, रेप हो गया, किसी फीमेल का रेप हो गया, तो वो क्यों किसी का बेबी, अब वो उसकी टोटली उसकी एज, उसका बॉडी, वो भी तो उसकी भी तो जान है बेटा, जिंदगी है ना, तो यहाँ पे कुछ एक्ट दिए हुए जिस केसेस में एबॉर्शन को लीगली टर्मिनेट किया जाता है, मतलब एबॉर्शन किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा तुम लोग। 1971 का एक्ट जो है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कुछ कॉजेज हैं, वो पढ़ना है तुम लोग को, आएगा अंदर डिटेल में, तो क्या क्या कंडीशन है उसमें, वही है कि रेप हो गया, ठीक है, वो अंडर कॉन्ट्रासेप्टिव है लेकिन फिर भी कंसीव हो गया, तो उसमें वो मेडिकल चैलेंज कर सकती है, फीमेल को राइट है वो मेडिकल चैलेंज कर सकती है, और उस वक्त डॉक्टर पे भी वो चैलेंज आएगा कि वो जैसे आईयूडीज वगैरह को वो यूज कर रही है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई, तो दैट इज वेरी रेयर चांसेस, बट उस केस में उसको टर्मिनेशन के हैं। फिर इसी तरीके से ऑलरेडी 4-5 बच्चे हैं लेकिन हो गया, तो भी उसको
एक चांस दिया जाता है कि वो टर्मिनेट करें। अनवांटेड विदाउट यूजिंग है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किया है, तो वो नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन अंडर डॉक्टर ट्रीटमेंट है, पता है हमें कि वो हार्मोनल ट्रीटमेंट पे थी, फिर भी अनवांटेड उसको हो गया, तो उस केस में हो सकता, ये लीगल है, लीगली हो सकती है, होता तो हर केस में अपने को अभी भी होता है। ठीक है, अभी भी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या सब कुछ चलता है। वो बंद है, वही तो बोल रही हूँ, बंद होना चाहिए लीगली, ये सब बंद है, लेकिन वो हर जगह रहे। डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जब कोई स्कैंडल होता है तो ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं, ऐसे ही डॉक्टर तो पकड़े जाते हैं। मेजोरिटी प्राइवेट में ही है मेजोरिटी, लेकिन ये है टोटली इलीगल नहीं है। जो यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है, दैट इज नॉट द टोटली इलीगल, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके इसमें फीमेल को या उस कपल को राइट है कि वो एबॉर्शन करा सकते। तो एट दैट, अब जैसे फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो गया, थर्ड मंथ में उसको कोई प्रॉब्लम है, भाई पहले तो उस फीमेल की जान पहली प्रायोरिटी होती है हमेशा डॉक्टर के लिए, वो लेडी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे आपने कोई मूवी भी देखी होगी ऐसे, उसमें है कुछ कुछ होता है, इतनी फेमस मूवी थी, उसमें रानी मुखर्जी की ड्यूरिंग द डिलीवरी डेथ होती है, तो वहां पे जो शाहरुख खान साइन करता है वो रानी मुखर्जी को बचाने के लिए करता है और बच्चे के डेथ के लिए करता है, लेकिन डेथ रानी मुखर्जी की हो जाती है और बच्चा बच जाता है। तो दैट इज मूवी, और होते भी हैं ऐसे केसेस। तो डॉक्टर की अगर पूछोगे कि डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी क्या है, तो वो मदर को बचाए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ ये डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, maternal and child health services can be defined as promoting, preventing, therapeutic and rehabilitation facility or care for the mother and child, इसमें पूरा आ जाए। ठीक है, तो इसमें बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, आंगनबाड़ी तुम लोगों ने सुना होगा, और एक वो क्या होती है, आशा दीदी, आशा दीदी लोग होती है। ठीक है, जो भी है पोस्ट है उनकी आशा दीदी, तो आशा ताई, आशा दीदी, इस तरीके से टर्म लिया जाता है। तो वो लोग पूरा विजिट करते हैं, और ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एक सर्वे करके रखती है कि इस पर्टिकुलर गांव में कितनी औरतें प्रेग्नेंट हैं, कितने बच्चे इस एज के नीचे हैं, कितने बच्चों की न्यूट्रिटिव सप्लाई जानी है, तो उनको वो फूड दिया जाता है, वो प्रेग्नेंट लेडी को वो पर्टिकुलर फूड दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स ग्राउंड पे भी है, ऑन पेपर ज्यादा है। ठीक है, इसी में घोटाले चलते हैं। अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें तुम्हें क्यों हम बता रहे। ठीक, बहुत लोगों को अपने कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े वाले लोग हैं, इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो मैं भी बहुत ज्यादा, मेरे पसीने छूट रहे थे भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे पढ़ाऊं, क्या ही आफत आ गई। वहां तक तो ठीक था, बायोटेक्नोलॉजी देखो, मैंने ऐसे तुम लोगों को पूरा मेडिकल फील्ड में मैं पूरे एकदम से नहीं एंटर, मैं फार्मा फार्मा को वहां पे कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरा मेन काम था फार्मेसी वाले बच्चों को पढ़ाना, फिर फार्मा में मैं पढ़ाती थी बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो ही सब्जेक्ट मेरे प्यारे, मैं वही पढ़ा। ठीक है, और पीएचडी कर रही थी अपना पैरेलली, पीएचडी की फेलोशिप, और इधर इनकी सैलरी, बहुत ज्यादा सैलरी हुआ नहीं करती थी। तब मुझे एक मेरी मैडम ने सजेस्ट किया था कि मेडिकल की प्रिपरेशन कराओ। मैंने कहा मेडिकल की प्रिपरेशन, सिलेबस देखा, मैंने कहा ये जूलॉजी बॉटनी कभी पढ़ा नहीं मैंने, तो फिर मैंने कहा इसमें मैं बायोटेक पढ़ा सकती हूँ, जेनेटिक्स पढ़ा सकती हूँ, तो मैं बहुत सेलेक्टेड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स, इतना मैं पढ़ा सकती। तो मैंने तब ह्यूमन फिजियोलॉजी भी नहीं स्टार्ट किया था, जो इनिशियल स्टार्ट किया था दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जो कहीं कोई नहीं पढ़ा पाया, मतलब पूरे भोपाल में कोई बायोटेक अच्छे से पढ़ाता नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती, लेकिन अब 2 चैप्टर के लिए कितने लोग आ रहे, तो मैं वहां गेस्ट फैकल्टी की तरह जाना स्टार्ट की, एक लेक्चर के मात्र 200 रुपए। ठीक है, जो वो भी दिन याद, तो 200 रुपीज मिलते थे, गला फाड़ के मैं चली आती थी। तो अब ये बेटा, ये क्वेश्चन ये है कि आपके चैप्टर अगर ये इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अपने कंट्री में जब जब इनके अवेयरनेस प्रोग्राम आए हैं, मतलब अवेयरनेस आएगा तो देखो, फर्टिलिटी इज रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू लिटरेट एंड इलिटरेट, ऐसा आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, तो वो फर्टिलिटी तो शो करे। अब जब गवर्नमेंट के पास चैलेंज आता है, तो गवर्नमेंट के लिए हर तरह की टारगेट पॉपुलेशन, पढ़े लिखे भी,
अनपढ़ भी जो इसको मानेंगे वो भी, रिलीजियस भी, ठीक है, रिलीजियस भी दंगा होगा, और कोई इसके ऊपर बात कर रहा है तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके की कई सारी सेवरल प्रॉब्लम्स को और सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए टारगेट बनाया गया और उसकी कमेटी बनाते गए, और वो एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में। तो जब ये सब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो भी उस पर पेरेंट्स लोगों ने बड़े बवाल किए थे, हुआ था अपने कंट्री में, हुआ था इस हम लोगों के टाइम में डायरेक्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं था, चैप्टर ही नहीं था। हमने मेढक पे पढ़ाई की है भाई, सीधी सी बात। मेढक का रिप्रोडक्टिव फंक्शन पढ़ लिया, वो पता है, क्लियर हो गई पढ़ाई। तुम लोगों में 10th के लेवल पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्यों लाया गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, एक तो जो हमारा सोशल वेस्टर्न कल्चर एक डेविएट होता जा रहा है पूरी तरीके से, बच्चे बहुत ज्यादा ही मैच्योर अपने को फील करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में उनसे कोई मतलब उनसे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज उनको दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे कि इस सेक्स द मैटर ऑफ एजुकेशन, क्या ऐसा एजुकेशन के लिए जरूरी है। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ाना पड़ा तो मैं भी एक बार को थॉट में आई, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैं बहुत चीजों में तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ एक चीज, कि मेरे कई चीजों से पहले क्या आएगा कि ठीक है 59% केस में क्या होगा, माई फ्रेंड कैसे बोलते हैं, फ्रेंड लोग टोल्ड मी सेक्स इज समथिंग टू गेट प्रेग्नेंट, सेक्स कुछ ऐसा रिलेटेड है जिससे प्रेग्नेंट हो जाए, ओके। 58% में क्या बोलेंगे, मैगजीन्स से, मैगजीन्स क्या कहेंगे, इट्स अबाउट स्लीपिंग विद समवन, इसको रिलेट करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक कोई आएगा नहीं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपकी वोमिटिंग आ गई, आपको चक्कर आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हुई उसको ट्रीट दिया जाए, लेकिन न इसके बारे में कोई सही डायरेक्शन में आपको बताने वाला है समाज में, न इसके बारे में आपसे कोई बात करेगा, सब उठपटांग बातें ही इसके बारे में बोलेंगे, ठीक है, और डांट पीट के भगा दिया जाए। 60% कहते हैं गूगल करके देख लो, तो गूगल क्या कहेगा, गूगल तो पूरा तरीके से गार्बेज है, तो और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा कि बस हो गई पढ़। 18% टीचर क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं होता, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये मार्क कर लो और घर जाके पढ़ लेना। हो सकता है 10th 12th में जहाँ पे पढ़ना होगा वहां पे इस तरीके का आपको फेस करना भी पड़े, ठीक है, तो टीचर्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई ये बहुत ही रिपीटेड बार बार करेक्ट करके और बार बार टीचर्स की भी ट्रेनिंग हुई है इस केसेस में कि रिप्रोडक्शन को एज अ चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, और जिस तरीके से पॉपुलेशन पे कंट्रोल हुआ उस तरीके से इस नॉलेज को स्टूडेंट के लेवल पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करने की प्लानिंग हुई। दैट्स वाई ये एजुकेशन सिस्टम में एंटर कर लिया, ओके ओके। तो टीचर क्या बोलते हैं, यू कैन रीड दैट पार्ट ऑन योर होम ओन एट होम, सेक्स एजुकेशन इन इंडियन स्कूल, इन इंडियन स्कूल में एक्चुअली इसको टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर दो, सेक्स की जगह रिप्रोडक्शन कर देंगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसको जितनी इसकी मुहिम चलती है या जो भी चलता है वो सेक्स वर्ड के साथ ही चलता है, तो रिमूव सेक्स, हाँ लोग प्रिफर नहीं करते हैं। अभी भी अगर यहाँ पे कोई पेरेंट वगैरह खड़े हो तो मेरे को भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन देखो कैसे ये प्रोटेस्ट भी चला, इमेज है तुम्हारे सामने दिख रहा है कि रिमूव सेक्स एजुकेशन फ्रॉम स्कूल, हमारे बच्चों को क्या बता रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। अब इसी में क्या चाइल्ड मोलेस्टेशन के केसेस भी रिपोर्टेड होते हैं, ये नहीं पढ़ाया जाएगा तो भी जो देखो जो दुष्ट है वो तो हर जगह प्रेजेंट है, उनको करना है, वो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल रेप के केस में बच्चियां नहीं बच रही हैं, तो फिर ये बात न करके उनको बचाया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी बैन कर रहा हूँ कि भाई कोई बताए मत, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखों की चीज है या इनके बारे में पता होना चाहिए, नहीं। तो इसका कोई रूल नहीं है, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना चाहते हो, जैसे आप कार्डियक सिस्टम पढ़ना चाहते हो, जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, उसी तरीके से दिस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर बॉडी और दिस इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। बाकी सिस्टम तो ऑर्गेनोजेनेसिस से आएंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए पहले चाहिए, ओके समझ में आ रही बात। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी है ही, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको यहाँ पे पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखने हैं, क्लियर, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दिस इज लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना है। देन आर्ट आ जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्टिफिशियल की बात आएगी, एसटीआई आ गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सारे डिजीज से रिलेटेड आपका है। तो पूरा चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन एक
सोशल पर्सपेक्टिव से और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दिस इज अ इंटर रिलेटेड, कई चीजों को ये रिलेट करता है। पॉपुलेशन पे आप फोकस करो तो ये तो देश की इकोनॉमी तक चला गया, ठीक है, एक पूरा ही अलग सिस्टम। इकोनॉमी जो लोग पढ़ते हैं वो भी इसको पढ़ते होंगे। एरिया वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रिक्ट ग्रो कर सकता है। ओके, according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspect of reproduction. बेटा this is important definition, इसमें आपको इमोशनल और बिहेवियरल एंटर करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे जस्ट सपोज कि कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है, वो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है शादी के लिए, और उसकी शादी हो रही है, तो ऑब्वियसली वो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां पे नहीं है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों? क्योंकि अब उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसको भी लिया जाता है इमोशनल में। बिहेवियरल में तो सब कुछ आ गया, एब्यूसिव है, मोलेस्टेशन हो रहा है। ओके, तो दैट ऑल आर कम्स अंडर द बिहेवियरल। उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसमें आ जाता है फिजिकल भी आ जाता है, सोशल। तो रिप्रोडक्टिव इज नॉट रिलेटेड टू ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली रिलेटेड टू कि आप ओवरी की बात कर लो, यूट्रस की बात कर लो, टेस्टिस की बात कर लो, पेनिस की बात कर लो, इनकी बात करने से नहीं हो जाएगा कि हाँ तभी आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसलिए ब्रॉडर रेंज पहले समझो कि चैप्टर का रेंज बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को इतने कम में खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, एनसीईआरटी की लाइन है, मार्क कर लेना, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या होगा? जिसमें एज पॉपुलेशन जो है वहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले एक बढ़िया एवरेज तक हो, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्दी। फिर उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्दी मतलब इनफर्टिलिटी के रेट बहुत कम हो। इनफर्टिलिटी हो सकती है, दैट इज अगेन ए नेचुरल फिनोमिना, लेकिन कम हो, तो उस केसेस में आप क्या कहते हो? रिप्रोडक्टिव हेल्दी। और प्लस इमोशनल, बिहेवियरल, वो समाज खुश हो, पूरा का पूरा समाज खुश हो, पूरा का समाज एजुकेटेड हो, तो ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू उस पूरी की पूरी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्दी अच्छी दिखेगी। वहां पे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, उस एरिया में स्कूल अच्छे होंगे, ठीक है, उस एरिया में एजुकेशन, उस एरिया के हॉस्पिटल अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। ओके, जस्ट सपोज कि अगर यहाँ के डीएम की ही अवेयरनेस इतनी अच्छी है, जिसको ये सब ऑब्वियसली हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम में जाके एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक सोशल वर्कर, जैसे मुझे भी कुछ चीजें हैं कि वुमेन्स के लिए और बच्चों के लिए करना है, बूढ़े लोगों के, बुजुर्गों के लिए करना है, और ग्रेस ऑफ गॉड मैं करूंगी वो सारी चीजें, टाइम आएगा जैसे जैसे। लेकिन उसमें अगर मैं इन द केस अभी कुछ कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, मैं जब भी गांव के साइड जाती हूँ तो मैं इस तरीके के कुछ चीजें, मेरी सिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व होती है, हम लोग थोड़ा सा ऐसे बातचीत करने में कर लेते हैं। अभी तो काफी टाइम हो गया इन सब में। बच्चों के पास गए, इवन छोटा टैब लेके चले गए, लैपटॉप लेके चले गए, कुछ कंप्यूटेशनल उनको समझा दिया ऑलरेडी जो उनके कोर्स में है, उसको एक सेशन दे दिया वहां, ये सब हम लोग कर लेते हैं, चलते फिरते हो जाए। तो इस तरीके का रहता है कि अवेयरनेस फीमेल्स को तो बहुत सारी, जैसे मैंने बात की कि मेंस्ट्रुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, गैस्ट्रेशन पीरियड की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप भले ही आप समाज के पार्ट तो हो ना, भले ही आप सिस्टम के अंदर नहीं हो, आपको कोई अथॉरिटी नहीं, अब जस्ट अथॉरिटी की बात की, यहाँ का डीएम अवेयर है, तो डीएम का फोकस इस तरीके से होगा कि वो अपने एरिया का डेवलपमेंट पूरे पॉपुलेशन के डेवलपमेंट में फोकस होके करेगा। वो यहाँ पे चाहेगा कि उसके ड्यूरेशन में, उसके टेन्योर में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ जाए, यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाए, लोगों में अवेयरनेस के लिए वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स चला सकता है, लोकल चैनल है उसमें छोटे छोटे ऐड आ सकते हैं, वो पोस्टर लगवा सकता है। जब हम एडमिशन के लिए बैनर लगवा सकते हैं, तो हम हो सकता है कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, कुछ उसके प्रोग्राम्स करा दें, उसको देखने के विदाउट टिकट हम अलाउ कर दें, मूवीज हॉल को यूज कर लें, बहुत सारी चीजें इंसान करना चाहे, और जो सिस्टम के अंदर है वो अगर सिर्फ करने पे आ जाए ना, तो आई थिंक पूरी समाज की ना छोटे छोटे लेवल पे जब तस्वीर बदलती है तो आपकी कंट्री की बदल सकती है। दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन इतना कोई, कहते हैं ना कि कीचड़ में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि कीचड़ में गंदगी लगे। तो दैट इज लाइक कि बातें करना आसान है, अभी मैं भी बोल रही हूँ तो शायद ये लग रहा हो कि बोलना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बोलना आसान है, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, उसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो करना भी आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है कि करना इज नॉट ए डिफिकल्ट, बस उसको करने का तरीका आपको
एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट वेरी करना होता है अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन। जब आप बाकी चीजें अच्छी कर सकते हो, मॉल खुलवा सकते हो, मॉल को चला सकते हो, मॉल में लोग घूमने जाते हैं, फिर भी आप उतने बड़े मॉल की पूरी कॉस्ट निकलवा रहे हो, कहाँ से आते हैं वो सारे पैसे? उतने बड़े मॉल में क्या उतनी शॉपिंग होती है जितने लोग एंटर कर रहे हैं? नहीं होती है। मैक्सिमम मतलब आधे से ज्यादा सिर्फ वहां घूमने जाते हैं, एसी में रहने जाते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, घूम के निकल जाएंगे। शोरूम के अंदर जाने वाले 10% है, खरीदने वाले 5% है उस पर्टिकुलर डे में। मैं ये नहीं बोल रही पॉपुलेशन, लेकिन रोज रोज कोई मॉल का सामान थोड़ी खरीदे। ओके, तो उसी तरीके से उसके लिए आपने इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर रखा है, तो एक छोटा हॉस्पिटल तो बन सकता है, एक छोटा स्कूल तो बन सकता है। जिस एरिया में टीचर नहीं है वहां पे लोकल टीचर आ सकते हैं। दैट इज लाइक अ सोशल इशू, उस पर तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किस सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे? उसकी डेफिनेशन है डायरेक्ट। ओके, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑब्वियसली दैट इज द प्रायोरिटी। ओके, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एंड नॉर्मल इमोशनल, इसको बच्चे भूल जाते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy society। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। फिर आता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। India was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs collectively called family planning। Okay, कितनी फैमिली होगी, कब डिलीवरी, कब कंसीव करना है, दैट्स ऑल इज अंडर द फैमिली प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, जिसका एक बहुत चर्चित स्लोगन था, हम दो हमारे दो। ये सबको पता है, हर मूवी के पहले ऐड भी आता था, हम दो हमारे दो। ठीक है, इसका इसका इवन डाक टिकट आया हुआ, तुम देखोगे गूगल पे तो तुम्हें डाक टिकट मिल जाएगा। मतलब पहले जो चिट्ठी पत्री भेजी जाती थी, जब फोन नहीं होता था तो लोग लिखते थे, हम लोगों ने भी लिखा है। हमारे यहाँ घर में जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो उसका एक सेक्शन होता था, शुरू में पापा लिख देंगे, उसके बाद भैया लिखेगा, फिर मैं लिख रही हूँ, तो हमारा सेक्शन डिवाइड होता था। उतने 2 पेज का है आगे पीछे, उसमें खत्म होना है। तो पापा अपनी बातें लिख दिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं, चाचा जी सादर चरण स्पर्श फलाना ढिमकाना, आप कब आएंगे, अपने आपकी उसकी लाइन फिक्स थी, हम सब यहाँ पे आपकी सकुशलता की कामना करते हैं, आपसे जल्दी मिलने की इच्छा है, ऐसे लिख के सादर चरण स्पर्श करके खत्म हो जाता। क्लियर? अब तो मैसेज का जमाना है। तो उस चिट्ठी को ट्रैवल करने के लिए, या राखी वगैरह जो अभी भी जा रही है बाई पोस्ट जाती है, या कोई गवर्नमेंट आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन नहीं है पहुंच रहा है, या उससे रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो भी स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही होता है। तो पोस्ट ऑफिस बंद नहीं हुए, जस्ट अंतरदेशी वाला सेक्शन गायब हो चुका है। तो उसके उसका जो ट्रेवल करने का, उसमें टिकट आते थे 15 पैसे के, 10 पैसे के, 20 पैसे के टिकट लेने पड़ते थे, और उसको उस पर पेस्ट कराना, मतलब वहां पे चिपकाना होता था, वो उसका चार्ज हो, दैट इज लाइक के चार्ज आपने दे दिया और फिर वो पोस्ट के लिए चला जाता। तो हम दो हमारे दो पे टिकट भी बना था। ठीक है, तो इनिशिएटेड इन 1951 और अमेंडेड मतलब अप्लाई हो गया था 1952 में। तो दोनों ईयर याद रखो, पेंसिल से नोट कर लेना। इम्प्रूव प्रोग्राम्स covering wider reproduction related areas, reproductive and child health care। देखो बेटा, ये RCH प्रोग्राम ध्यान रखना। RCH is not related to female, it is not related to only child, it included both male, female and child। फोकस होता है फीमेल पे और चाइल्ड पे, लेकिन इसमें मेल भी आता है। तो रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम जो है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल हेल्थ, मतलब मेन, वुमेन एंड चाइल्ड सब आ जाते हैं। ओके, एम्स, इसका एम क्या हुआ कि क्यों फैमिली प्लानिंग की गई? तो सिंपल सी बात, चीजें कई सारी हैं इसमें, जो आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, जैसे अभी हम लोगों के यहाँ कैसे होते हैं कि मेडिकल लीव होती है, सिक लीव होती है, कैजुअलिटी लीव होती है, इस तरीके की CL PL सब डिवाइडेड होती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको मंथली या ईयरली कितनी लीव मिल सकती है। ठीक है, उसका मतलब है वो फैशन में नहीं लेना चाहिए, वो एक जनरल बनाया गया है कि इतनी चांसेस है ही कि आप एक साल में इतनी बार बीमार पड़ सकते हो, या कोई प्रॉब्लम आपके फैमिली इश्यूज में आ सकती है। लेकिन हमारा देश कैसा है,
अगर ये लीव बच गई तो साथ में उसको इकट्ठा करेगा और फिर उसको अप्लाई करके ट्रिप पे निकल जाए। दैट इज नॉट फॉर दैट, वो उसके लिए नहीं बना। लेकिन हर जगह हमारी भी, हमने भी देखा हमारे प्रोफेसर्स को पूरे प्लान बन के आते हुए सारी सीएल और एसएल सिक लीव सबको वो यूज करेंगे। बीमार नहीं पड़े हो तो उसको यूज नहीं करना, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। अमेरिका वगैरह कंट्री में वहां पे एक एम्प्लॉय की कॉस्ट है, इसलिए वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, वहां मेडिकल ट्रीटमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय को फीवर आ गया और वो उस दिन नहीं आया तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेटेड है कि आज अमेरिका में इतने लोग बीमार हैं तो इतना इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। आज पूरी कंट्री में इतने लोग काम नहीं कर रहे, अपने यहाँ क्या होता है, एक फोन कर दिया, एक मैसेज कर दिया, बेटा आज क्लास नहीं लेंगे, काम खत्म, ठीक है, नेटवर्क इशू, क्लासेस कैंसिल्ड, अपनी बात कर रहे, तो होता है इससे। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट है, अगर आप उसको ग्लोबली देखोगे तो इसी तरीके के कितने लोगों ने क्लास कैंसिल की, उस दिन के 24 आवर्स का आपका वाला पोर्शन कितनी जगह से गया, तो उसका एक पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो एम्स फॉर फैमिली प्लानिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, और उससे रिलेटेड ही सारी ग्रोथ आ जाती है। जब आपका सोसाइटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like AIDS, ये सब इसमें कवर होता है बेटा। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा नीडेड थे और जो चल भी रहे हैं, अभी भी चलते हैं। बहुत लोग, बहुत सारे आपके फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो कि साइड बाय साइड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control option, ठीक है, फर्टिलिटी एज में है तो ऐसा नहीं कि वो चेन रिएक्शन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसको अवेयरनेस होना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में फर्टाइल तो वो है, एक बेबी हो गया मतलब प्रूव हो गया यू आर फर्टाइल कपल, तो नाउ कंटिन्यूअस फर्टिलिटी को रोकना है आपको, तो उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए उनके अंदर। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, इसलिए बोलते हैं कि एक एड तुम लोगों ने देखा होगा कि मिनिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में। क्यों? क्योंकि वो जो पहला बेबी हुआ है उसको ग्रो तो कर लो, ठीक। जैसे मेरा ही केस है, मेरा भैया मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ा है, तो मेरे भैया और मेरे केस में पता ही नहीं चलता जनरल, क्योंकि थोड़ा सा सोशली मैं मैच्योर ज्यादा हूँ, वो पढ़ाई में ज्यादा बाहर रहना और ये सब था, तो हम दोनों को देखने में भी ऐसा लगता था कि मैं बड़ी, ठीक है। तो अब हमारे केस में क्या हुआ, मम्मी को तो एक साथ दो दो को देखना पड़ा होगा, मैं भैया के 1.5 महीने में से 9 महीने घटा दूं तो मम्मी प्रेग्नेंट, समझो प्रॉब्लम, समझो। फिर उसके बाद दोनों बच्चे, तो एक बच्चा 1.5 साल का, एक बच्चा अभी अभी हुआ है, लगी हुआ। तो जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि पहले बच्चे को 3 साल कर लो, ताकि तुम कहीं हट रही हो तो बोलो पहले बच्चे को देखना है, इसको थोड़ी देर मैं आ रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है एक उधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, ये जुड़वा के केस में तो और प्रॉब्लम, ठीक, एक साथ ही दोनों डिलीवर हो गए। बहुत सारे तुम्हें ऐसे मिमिक मिलेंगे वीडियो के, 6 6 बच्चों के भी मिमिक मिलते हैं। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, दैट इज इंक्लूडेड, इस प्रोग्राम में आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी इस प्रोग्राम का पार्ट है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बेटा ये तो अपने समाज से चला जाना चाहिए, अभी गया नहीं है, तो ये सब चीजें हैं समाज में। आपका सिर्फ इतना फोकस अपनी अपनी लाइफ में इतना लगना कि तुम्हारे इर्द गिर्द ये ना हो, या तुम ये चीज ना करो, ठीक है। इतना कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आसपास अपनी फैमिली में फीमेल और मेल चाइल्ड के इस तरीके के डिफ्रेंसिएशन को खत्म कराने की कोशिश करें। और जब हमारे खुद के बच्चे हों तो हम तो खुद तो खत्म ही रखें, क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा था, किताबों में हमने पढ़ा था, उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। तो ऐसा नहीं होता जैसे मम्मी लोग का भी होता है केस, खुद तो फीमेल होती है लेकिन जब बेटा होता है तो बेटा को ज्यादा मानने लगती है, बेटी को कम मानती है। बेटी को डांट देंगी, चलो ये बर्तन धो दो, ये हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारा घर का काम, ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए ये बड़े लेवल तक बच्चों को घुमान आ जाता है, हम तो लड़का है भाई, हम क्यों करें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल, काम भी दोनों से कराओ, पढ़ाओ भी दोनों को। हमारे घर में था इक्वलिटी वाला था, एकदम इक्वालिटी, अच्छे से सब कुछ पढ़ाओ लिखाओ। इवन मेरा केस तो ऐसा है कि मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में शादी हो जाती, शायद बैंड बाजा बारात हो जाता, तो वो भी बाल विवाह जैसा ही हो जाता, मैं तो मर जाती।
ठीक है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के दोनों एजुकेशन पूरे समाज से लड़े, वो लोग सारे रिश्तेदारों से। ठीक है, मम्मी को कैंसर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटी की शादी हो। मम्मी का ही डिसीजन था कि नहीं इसकी पढ़ाई होगी, कोई शादी वादी नहीं होगी। तो एक डिसीजन होता है स्ट्रॉन्ग, आपको लेना पड़ता है, ये आपकी सोच से। वो थोड़ी ना भाई की अब जब उस चीज का टाइम नहीं आया तो आप जबरदस्ती शादी हो जाए, जबरदस्ती नाती पोता देख लो, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है, क्या चीज अगले कुछ साल में होने वाला था वो कल हो जाए, किसी एक्सीडेंट में हो जाए, तो उसके चक्कर में हम, कुछ बातों के चक्कर में हम किसी की लाइफ में खराब हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी अपने समाज में है कि मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वलिटी देना चाहिए फॉर द एजुकेशन पर्पस, फॉर द डेवलपमेंट। कुछ चीजें हैं जो हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट रहेंगी, जैसे रात को बाहर नहीं निकलो, ये नहीं करो, तो उसके बेटा है भी, साइड इफेक्ट भी है। इतना भी ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए सारा वेस्टर्न की हम कहीं नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि देखो सोशल ही पॉइंट है। तो मैं ये भी बोलूंगी अब लड़कियों को इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो लड़के को चाटे ही मार रही है, तो फिर लड़का और उसकी गैंग आएगी, वो ले सकता है, रिवेंज ले सकता है, देयर इज चांसेस। तो अवॉइड करना चाहिए, दबो मत, लेकिन अवॉइड भी करो, उसको तरीके से करो। उसके कुछ सॉल्यूशन है, बहुत सारे एसिड अटैक के केसेस तुमने ऐसे ही पढ़े होंगे। लड़की ने एक मना कर दिया दैट इज अलग, लेकिन लड़की चाटे पाटे पीट के आ गई, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, अब वो कैसे भी, अभी 3-4 महीने पहले एक केस शायद साउथ में कहीं हुआ था, लड़के ने रोड पे गोली मारी, कॉलेज से लड़की निकल रही है और सीसीटीवी में कैद हुआ था। तो ऑब्वियसली अब ऐसे केसेस के लिए तो अब तो गया आपका सारा वेस्टर्न कल्चर और सब कुछ। तो कुछ चीजें हमेशा अपने समाज में रहेगा कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, आप उसको म्यूजिक नहीं सीखने दो, आप उसको डांस नहीं करने दो, आप उसको गाड़ियां नहीं चलाने दो, ये सब खत्म होना, ठीक है। तो एक लेवल तक खत्म होना चाहिए। और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, लड़कियां भी बहुत यूज कर रही हैं आज। ठीक है, कामों का, बहू भी गड़बड़ होती है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं अपना लड़कियों का फेवर कर रही हूँ, तुम लोग का भी फेवर कर। ठीक है, बहुएं बहुत खतरनाक खतरनाक आ रही है, जबरदस्ती ना उनसे कोई दहेज मांगा ना कुछ मांगा है, और उन्होंने पूरा का पूरा ससुराल भेज दिया जेल। ऐसी भी बहुएं पड़ी है। अच्छा खासा लड़का है, पिस गया माँ और बहू के बीवी के बीच में, उसको अच्छा खासा इंजीनियर है, चला गया वो जेल, खत्म कहानी। वैसे भी बहुत सारे केसेस है, मतलब लॉस का मिसयूज भी है, फीमेल मिसयूज भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल इक्वेलिटी होनी चाहिए। नाउ हाउ गवर्नमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस, और ये सब बीच बीच में पॉइंट आ रहे हैं, इसको ध्यान दो, ये तुम्हें मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा, तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया पढ़े लिखों के लिए, ठीक है, ऑडियो विजुअल पढ़े लिखे भी सुनते हैं, चलते चलते गाड़ी में गाने सुन रहे हैं, उसमें ऐड आना चाहिए। मूवी देखने गए, देखे होंगे कि मूवी देखने जाते हो हॉल में तो पहले ही सारा लेक्चर बाजी, वहां पे पहले ही ऐड आ जाता है। ठीक है, स्मोकिंग से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, वो सारे ऐड दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? उसको गवर्नमेंट ने परमिट किया है कि कुछ नहीं तो यहाँ मूवी देखने के लिए बैठे हैं, सुनने में मन, कान तो काम करेगा ना, आपका ध्यान सुनने में नहीं है, आप देखने में नहीं जा रहे, फिर भी उतनी बड़ी स्क्रीन है, थोड़ा सा देख के तो ऐसे करोगे ओ बाबा क्या कैंसर हुआ है इसको, थोड़ा तो देखोगे ना। तो ठीक है, 100 लोगों में से कहीं एक पे भी वो इम्पैक्ट कर गया, उसी तरीके से लाखों लोग में कहीं 10 पे भी इम्पैक्ट कर गया, तो गवर्नमेंट का तो सक्सेस हो। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं जिसमें ऑडियो विजुअल हेल्प लिया जाता है। ऑडियो क्या हो गया, सिर्फ रेडियो पे आ रहा है दैट इज ऑडियो। विजुअल क्या हो गया, टीवी पे ऐड आ रहा है दैट इज वीडियो। थिएटर में दिखाया जा रहा है तो वो ऑडियो विजुअल दोनों है, टीवी पे आया तो ऑडियो विजुअल दोनों है। एनजीओ इन्वॉल्वमेंट, एनजीओ तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, नुक्कड़ नाटक करते हैं, जगह जगह चौराहे पे उन्होंने प्लान कर लेते हैं, कोई कोई एरिया वो डिसाइड कर लेते हैं, वहां पे वो छोटे छोटे नाटक करके वो अवेयरनेस फैलाते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ या किसी भी रेप से रिलेटेड या कोई भी मॉलेस्टेशन से रिलेटेड अगर उन्हें एजुकेट करना है, तो लोग क्या खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा जो इर्द गिर्द मजदूर वाले लोग हैं वो खुश हो जाते हैं कि चल चल रे भैया कुछ नाटक हो रहा है देख आते हैं। ठीक है, और बढ़िया वहीं पे एक एक फ्रूटी बांट दिया। इतना रखते हैं जो एनजीओ वाले रहते हैं, वो थोड़ा उनको पता होता है कि किस जगह वो जा रहे हैं, कैसी ऑडियंस मिलेगी, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है। जैसे जब ये सब 80s 80s में आया था तो उस वक्त रेडियो का बहुत चलन था, तो रेडियो फ्री दे रहा है,
आओ ट्यूबेक्टोमी कराओ, वैसेक्टोमी कराओ, रेडियो फ्री लेके जाओ, मिक्सी फ्री लेके जाओ, इस तरीके के ऑफर लगा दिया सरकार ने, तो लोगों को अवेयरनेस आ गया। इस तरीके का भी चला था। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो बेटा, यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये हूँ, मैं फ्रेंड भी हूँ तुम लोग की, कह सकते हो तुम लोग, तो तुम अवेयर हो। तुम्हारी एज अब रिप्रोडक्टिव एज आ चुकी है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। तो सुनो, समझो और अच्छे से हेल्दी लाइफ जियो। also have a major role in the dissemination of the above information। इनको किस तरीके से समाज को देना है। जस्ट एक टीचर ने क्या कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नहीं क्वेश्चन आता, जाके पढ़ लेना, देख लेना, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। ओके, तो समाज में किस तरीके की इंफॉर्मेशन गई। जैसे कोई गर्ल है, तो उसको मेंस्ट्रुएशन के पहले अगर उसकी मदर ने, उसकी दीदी ने, या कोई आसपास किसी रिलेटिव ने हल्का फुल्का भी अवेयर करके रखा है, तो वो उस दिन पैनिक नहीं होगी, उस दिन घबराएगी नहीं। दैट इज रिलेटेड टू ब्लड यार, सामने ब्लड दिख रहा है उसको, तो एक छोटी सी बच्ची कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो उसके मेंटल बैलेंस बहुत जरूरी है कि उसको पहले से वो चीजें पता रहे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये तो होना ही था और हो चुका है, पढ़ रहे हो तुम इसीलिए। How reproductive health information is useful? It would help people, especially those in the adolescence, मतलब तुम लोग वाला एज ग्रुप, to lead a reproductively healthy life. ओके, समझदारी के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ध्यान, उसकी हाइजीनिसिटी, उसका मेंटेनेंस एंड एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ आपकी आगे रहे, इसके लिए आपको जरूरी है ये सब जानना। It would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। ठीक है, क्या साइज होना चाहिए, जैसे हम दो, हमारे दो वाला, किसी किसी को वन बेबी पसंद होता है तो वन बेबी रहेगा। तो इट इज रिलेटेड टू कि कैसा उनका खुद का थिंकिंग है, क्योंकि अपने आप ही कोई रूल नहीं। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम गर्ल्स चाइल्ड पे आ चुके, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं गर्ल्स चाइल्ड पे। गर्ल्स चाइल्ड पे एजुकेशन फ्री मिल रही है, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड पे लैपटॉप मिल जाता है, गर्ल्स चाइल्ड पे सिजेरियन का कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, ऑपरेशन का कॉस्ट, मतलब मदर की ट्रीटमेंट को फ्री कर देते हैं। कई सारे प्रोग्राम है अलग अलग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ टाइप। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इसकी भी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अब एक फैमिली क्या सोचती है, रिलीजियस भी लोग हैं ऐसे कि हमारे यहाँ तो ये चलता नहीं है, चलता नहीं है, उनके 9-9 10-10 बच्चे हैं, हम नहीं जानते, ये सब भगवान की देन है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप करोड़पति हो सकते हो, आप हो सकता है उस तरीके के 10 बच्चों की फैमिली को आप ग्रोथ भी दे दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरीके के जो और 50-10 फैमिली वाले होंगे, उनकी वजह से कुछ ना कुछ किसी न किसी की ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट है। तो दिस इज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कि आपके पूरे समाज में आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। क्लियर बेटा? सोशल एविक्स लाइक सेक्स अब्यूजेस, सेक्स related crimes need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। इसलिए चाइल्ड अब्यूसेस के केस बढ़ने के बाद अब बच्चों में भी बैड टच गुड टच की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, स्कूल में भी चल रहा है। ठीक है, लास्ट आई थिंक 2 साल हो गए, एक दिल्ली के एक राज स्कूल की आर्यन स्कूल कुछ था, वहां पे एक केस हुआ, एक बच्चे का मर्डर हो गया था स्कूल में। अब बच्चे का तो भेजा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया, अयान इंटरनेशनल समथिंग इसकी राज रैम। ठीक है, तो अच्छा खासा बड़ा स्कूल था, वो भी काफी दिन तक न्यूज में चला था। अब सिंपल सी बात है भाई कि कोई फैमिली बच्चे को भेजी है पढ़ने के लिए और उसकी डेथ की खबर मिल जाए, तो उस फैमिली का क्या ही होगा। इससे अच्छा तो पढ़ाओ मत फिर बच्चों को। तो एक वो जगह जहाँ पे आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, वहां पे इस तरीके की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इससे तो इन सब चीजों से बुरा कुछ भी नहीं। ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सक्सेसफुली। बेटर ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीजें चाहिए उसको आप मेंटेन रखो। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, नीम हकीम वाले लोग ना हो कि छू बाबा लड़का ही होगा दे दनादन, भाई जब तेरे लड़का होगा, ठीक, उनसे तो बहुत बचना चाहिए। ठीक, कई बेटी डरते डरते सासू माँ ले गई या कोई भी ले गया, खुद भी चली जाती हैं औरतें।
ठीक, और सामने बैठ गए आसाराम बाबू, वो अलग ही केस हो गया। तो जहां आप बचने के लिए गए थे वहां तो आपका रेप हो, और वो भी आपको धमका इतना दिया जाएगा कि आप बताओगे। तो बहुत सारे इसका बहुत ब्रॉडर रेंज है। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज से ही कांटेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर से ही मिलो। डॉक्टर में जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल वाला फिर से आप डिस्टिंग्विश करो। बहुत लोग होते हैं कि नहीं हम तो फीमेल को ही दिखाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि मेल है, ठीक है। जब आईवीएफ की बात होती है तो वहां के कोई डॉक्टर है, वो पूरे इंडिया में सबसे फेमस है। आईवीएफ, उनकी फर्टिलिटी रेट, मतलब इन विट्रो फर्टिलिटी का वो अलग ही, जो तुम्हें उसमें मूवी में दिखाया गया ना, गुड न्यूज, उसमें देखना मुंबई के डॉक्टर का ड्रामा दिखाया, ठीक है। वो उसी डॉक्टर को दिखा के थोड़ा सा किया गया, तो एक अच्छा वो मेल डॉक्टर है भाई। ट्रेन नर्सेज होनी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, कोई भी दाई या नीम हकीम वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होगा तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है उसको सक्सेसफुली कर सकते। मटेरियल सपोर्ट, अब ऐसा नहीं है कि भाई पूरा हम स्पेनिश लैंग्वेज में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया और उसको ले जाके गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मटेरियल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इमेज को यूज करके बनाओ, कुछ आप इमेज रिलेटेड अवेयरनेस बनाओ। जो पढ़े लिखे नहीं है वो देख के कुछ समझे, उनको समझ में आएगा। आप नुक्कड़ नाटक कराओ, आप वहाँ पे एड चलाओ, ऑडियो विजुअल की हेल्प लो। ओके, रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब मुझे अगर यहाँ पे जाने को कह दो तो भाई मराठी बोलूंगी नहीं तो आते लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मेरा जाने का कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा बैठेगा। मोर कन्विंसिंग प्रमोशनल मटेरियल, ट्रेनिंग किट होनी चाहिए, करके बताओ कुछ चीजें उनको अवेयर करने के लिए, उन्हें दिखाओ कि ये यूज कैसे करना है। जैसे सैनिटरी पैड है, तो सैनिटरी पैड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लॉथ क्यों नहीं यूज करना चाहिए, वो उनके अंदर अवेयरनेस पहुंचे। गांव वगैरह में क्या होता है, वो जैसे नॉर्मल कपड़े धोए जा रहे हैं वैसे वो सैनिटरी पैड को यूज करेंगे, धोएंगे, फिर अगले मंथ में यूज करेंगे। इतनी भयंकर कंट्री में अपने हालत है। पैडमैन मूवी में अगर तुम लोग देखो तो वो बहुत बुरी हालत में है, लोग बताएंगे नहीं। लोग एक एक दो दो घंटा से वॉशरूम एरिया में कहीं पे दूर जाके बैठे हुए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आज भी है अपने देश में, और ये ज्यादातर कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिडिल और ऊपर वाले में बैठे हुए। ओके, तो एक प्रॉपर इजीली अंडरस्टैंडेबल रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, मोर कन्विंसिंग प्रमोशनल मटेरियल होते चाहिए, ट्रेनिंग किट उसका अच्छे से जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी पता होना चाहिए, और जिसको ट्रेनिंग मिलनी है, जिसको मतलब सप्लाई जिसको यूज करना है उनके लैंग्वेज में उनको समझ में आनी चाहिए, इस तरीके का वहां पे डेमो होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो अब जैसे हम यहाँ पे बताएं कि लोगों को पता होना चाहिए, तो इट इज वेरी इजी कि वेसेक्टोमी करा लो, लेकिन वेसेक्टोमी कराने वालों के चांसेस नंबर बहुत कम है। मतलब मेल, फिर से वही बात है, मेल डोमिनेटिंग समाज, मेल उठ के नहीं जाएगा, वो बोलेगा मैं क्यों कराऊं, ये हमारे कंट्री का है, ठीक है। सांसें चढ़ जाएंगी फिर से वही, क्योंकि अधिकतर उसी तरफ से आएगा, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं हो सकती, ठीक है, मेरा बेटा क्यों करा है, तू जा तू करा, जैसे वो तो पता नहीं कहाँ से आई, ठीक है। तो इस तरीके का अपने आप है। अगर फीमेल करा रही है तो उसको कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका हार्मोनल, उसका डेवलपमेंट पूरा सब इंटरकनेक्टेड है। मेल ने कराया तो उसका हार्मोनल तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, हार्मोन चला गया उसका, लेकिन उसके स्पर्म अब ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, स्पर्म ऑटोफेजी हो रहे हैं, सिंपल फैगोसाइटोसिस हो रहा है, वो डिजनरेट, उसको कोई और दुनिया भर के ऑपरेशन से उसको डील नहीं करना है। फीमेल में इसलिए इजी होता है कि भाई दो चाइल्ड हो गया, पूछ लिया जाता है, कंसर्न लिया जाता है, आपका सिजेरियन हो रहा है क्या, आपका साथ में ट्यूबेक्टोमी कर दिया जाए, फीमेल कंसर्न दे देते हैं कि हाँ ट्यूबेक्टोमी हो जाए। तो अब उसको ड्यूरिंग द फिर रेस्ट ऑफ द टाइम उसको कोई अदर कॉन्ट्रासेप्शन की नीड ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक फैलोपियन ट्यूब के कंटिन्यूअस पासेस, उसको ही हटा दिया गया। तो परमानेंट में तुम्हें ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इनका प्रॉपर ऐसे नहीं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है और लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, लोगों पे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। ऑब्वियसली कम पड़ता है लेकिन कुछ परसेंटेज पे पड़ना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज, जो इम्प्लीमेंटेशन जो डिस्कवर हो चुकी है, अगर अल्ट्रासाउंड आ चुका है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर फैसिलिटी आ चुकी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर चेक हो सकते हैं बेबी के, तो इट इज वेरी, हाँ ये भी एक केस है। कब एमटीपी आप लीगली करा सकते हो,
जेनेटिक डिसऑर्डर अगर बेबी में रिपोर्टेड हो रहा है तो उस केस में भी अबॉर्शन लीगल। ओके, तो इट इज बेटर कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप किसी चीज में मत जाएं, उस टेक्निक को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। ये तो होगी थोड़ी सी आपकी बातें, इन चीजों को ध्यान में रखो और इन सब पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। एनसीईआरटी से ही रहा होगा आई थिंक ये पूरा पॉइंट एनसीईआरटी है ना, ठीक है, इसको सब अंडरलाइन करो। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, यहाँ से लेंथी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट पूछ लेगा, रॉन्ग करेक्ट और प्रोग्राम के अंदर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो ईश्वर, श्रावणी, श्रुति, बाय बाय, रिवाइज करो, चैप्टर कंप्लीट करो, बात करेंगे।